गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल भाई? सब ठीक कर रहे हैं? करें भाई स्टार्ट। सो गाइस, अपन ने लास्ट क्लास में ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू कर दिया था। और हमने जो कहानियां डिस्कस करी थी इक्विलिब्रियम में, वो था केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड। एक तो अपन ने बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम को स्पेसिफिकली पढ़ना शुरू किया था। सर कोई फर्क नहीं है, चाहे केमिकल हो, चाहे आयनिक हो, चाहे फेज हो, इक्विलिब्रियम का मतलब सेम है। बट उसमें डिफरेंस क्या आता है कि चीजों के बीच में जो चीजें हैं ना, जिनके बीच में इक्विलिब्रियम है, वो बदल जाती हैं। जैसे केमिकल में मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, और फेज इक्विलिब्रियम में फेज के बीच में रहता है इक्विलिब्रियम। राइट? चलिए ओके। तो अपन ने लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किया था, और मैंने काफी हद तक आपको सारी चीजें समझा भी दी हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, और वो कहानी होगी कि सर इंट्रोडक्शन टू, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, सिलेबस देखा था, और फिर उसके बाद अपन ने रिलेशंस निकाले थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के, और उसमें आई थिंक सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास में पहले तो अपन सवाल करेंगे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे चलूंगा, फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद थर्मोडायनामिक एंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कहानी जानेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। राइट बच्चों? मतलब पहला सब कुछ अपन किसके, दो ही चीजें पढ़नी है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और फिर से बता रहा हूं, सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है केमिकल इक्विलिब्रियम में। पहला कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उसके बारे में जानना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर बहुत सारी रिएक्शंस है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मुझे पता हो तो उससे मुझे क्या समझ आ रहा है ना। अगर मान ले मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स की रिएक्शन है और हर एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो उससे मुझे क्या समझ आ रहा है, पहली बात उस पर सवाल आते हैं, वो चीज अपन को समझनी है। अगेन मैंने जैसे बताया था, और मे भी शायद आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा अभी, या नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार बताना, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है आपने, पढ़ लिया है, या चल रहा है, या पढ़ा ही नहीं है? हाँ जी, अबे उसका थोड़ा यूज होने वाला है आज, इसलिए पूछ रहा हूं मैं बच्चों आपसे। क्या विचार है? कुछ नहीं मास्टर, अभी तो आंखें खुल रही हैं। अभी आंखें खुल रही हैं, अभी धीरे धीरे फ्लो बनेगा। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके जी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं जी, अबे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मैं पहले तो जैसे ही बता चुका था कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेप्स की या कोई भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनमें सब में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो एक तो सवाल उससे आते हैं। दूसरा, हमें जैसे कि पता भी था कि सर केमिकल रिएक्शन को, अबे इक्विलिब्रियम तो दूसरा क्वेश्चन था ना, तीन क्वेश्चन उठाए थे। पहला था कि सर कितने, या वो यूं कह ले रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो अपन को यही जाननी थी ना यार। पहली बात तो अपन को यही जाननी थी कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अपन को दूसरी बात जो जाननी थी कि सर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तो ठीक है, वो थर्मोडायनामिक्स बता देगा, बट उसके बाद कितनी रिएक्शन चलेगी ये इक्विलिब्रियम से पता चलेगा। तो अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर थर्मोडायनामिक्स भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो भी यूज होगा। हाँ बिल्कुल, इक्विलिब्रियम में भी यूज हो रहा है, आगे चल के केमिकल काइनेटिक्स में भी इस्तेमाल होगा, और जो भी चीजें यहां पे मैं यूज करूंगा वो बहुत आसान होंगी, बहुत सिंपल होंगी, और वो चीजें आप थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करना, ठीक? ओके, शॉर्ट है। मानस, मंशा कह रही है, मंशा सर बहुत डर लगता है केमिकल, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री से। अच्छा ठीक है, माउंटेन ड्यू, आओ आगे चलता हूं। हैव सम माउंटेन ड्यू, थोड़ा बहुत माउंटेन ड्यू पीते रहना, उससे सही रहता है, ठीक है? क्योंकि तुम प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो, माउंटेन ड्यू ही पी लो, क्या पता फर्क पड़ जाए। क्योंकि प्रैक्टिस करते तो तुम ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, आगे चलता हूं। तो यहां पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो जो बातें बताई थी, एक हल्का सा रीकैप दे देता हूं, लिखना नहीं है,
मर्जी है, रफ कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो अपन ने सर अगर कोई भी एक रिएक्शन आपने हमें दे दी, अबे मास्टर कोई भी एक रिएक्शन अगर तूने हमें दे दी तो इस पूरी रिएक्शन में अगर आपने हमसे पूछ लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हेलो, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है। अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो के एफ अपॉन में के भी लिख सकता हूं। कई बार सवाल ऐसा भी आएगा, सवाल ऐसा भी आ सकता है, वो कहेगा सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दे रहा हूं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी दे रहा हूं रेट कांस्टेंट, मुझे बताओ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का क्या होगा? तो आप इस रिलेशन से बता सकते हो। अबे इस रिलेशन से बता सकते हो, ये मैंने कल भी बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर इट्स स्टोइचियोमेट्री। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेकार सी फटीचर सी बात है, ठीक है, ध्यान रखना बस, इंपॉर्टेंट है जी। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, इसी से मैं आपसे कुछ सवालों की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं, और वो कहानी कैसे होगी। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, पहला के इक्विलिब्रियम ज्यादा है, ठीक है। अगर आप यहां पे रीकैप में लिखना नहीं चाहते तो मैं इसको अलग से हेडिंग डाल के लिखवा देता हूं, फीचर, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें अपन अगर लिखना चाहें तो लेट सपोज मैं रिलेशन भी लिख सकता हूं, रिलेशन बिटवीन के सी के पी के एक्स एंड के एन, है ना। अभी जो बात बोलने वाला था मैं अभी लिखता हूं हेडिंग डाल के, ठीक है, ताकि आपके नोट्स ना खराब हो, ठीक है। आई तो सबसे पहले तो सर अपन को पता है कि अगर मैं जानता हूं पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहीं से मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। हेलो, पी इज इक्वल टू एन बाई वी क्या होता है? सी आर टी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना सर, के पी लगा देना है, के पी के सी आर टी, और इसकी टोपी में टिका देना है जी डेल्टा एन जी, पहला रिलेशन। दूसरा सर मुझे पता है पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? एन आर टी, तो यहां से मैं पी का वैल्यू निकालूंगा तो एन आर टी अपॉन वी आएगा। बोलो जी। तो कुछ नहीं करना सर, अगर मुझे के पी और के एन का चाहिए तो यहाँ के लगा दूंगा, और जो भी बचा हुआ एंटिटी है उसकी पावर में लगा दूंगा डेल्टा एन जी। इसके अलावा सर अगर मान लो मुझे चाहिए पी अपॉन में पी टोटल, एंड दैट शुड बी मोल फ्रैक्शन, तो पी इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, तो के पी कितना हो जाएगा जी? के एक्स इंटू पी टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, राइट बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे श्रुति, इनको मत समझाओ यार, ये डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं क्लास में, इनको मत बताओ। डेल्टा एन जी का वैल्यू समझ नहीं आया, उसमें समझना क्या है, हैं? समझ नहीं आया। कल मैंने पढ़ाया क्या है आपको? यही तो पढ़ाया है। फिर आप लोग कहते हैं कि सर टीचर गुस्सा करता है। अब थोड़ा तो सेंसिबल क्वेश्चन पूछा करो। जो चीज पढ़ा चुका हूं वही कह रहे हो कि सर समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ाओ, मतलब पहला लेक्चर मैं दोबारा शुरू करूं? दोबारा देख लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है तुम्हें। तो यहां जो डेल्टा एन जी होता है वो समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। गाइज मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे जैसे कल पढ़े थे तो मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि उसकी हद नहीं है कोई, और इतना आसान कंटेंट दे दूंगा। बट ऐसे आप सवाल पूछोगे ना तो फिर दिमाग खराब होता है मेरा, राइट? ठीक है। डेल्टा एनजी क्या होता है? अबे गधों, डेल्टा एनजी चेंज इन मोल्स होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में, अबे
इसका डेल्टा एन जी बताना जरा, क्या होगा इसका डेल्टा एन जी? तो डेल्टा एन जी होता है सर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स देखने, यहां पे कितने मोल्स, अबे प्रोडक्ट, अब तुम्हें यही नहीं पता होता सर इसको प्रोडक्ट कहना है, अब ये भी नहीं पता तो मैं क्या करूं बताओ? इसको कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे वाले होते हैं उसके स्टोइचियोमेट्रिस। तो सिंपल अपन को लेने, इसमें कितने मोल्स हैं जी? सी है माइनस जो भी रिएक्टेंट के, इसका मतलब होता है ऐड करना, तो रिएक्टेंट के जो भी हैं ए प्लस बी उसको ऐड कर दे, दैट इज व्हाट योर वैल्यू। अब इसमें क्या मंत्र पढ़ना है मुझे नहीं समझ आ रहा। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें? पहले तो मुझे यही बताओ क्या है इसमें, क्या है हैं? चलो कोई बात नहीं, इसको चलो और आसान कर देता हूं, और आसान कर देता हूं। इससे सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा आपका, बताओ केपी या केसी का, क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी आ रहा है, केपी और केसी में से आएगा सवाल कि इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, या फिर केपी और केएन में से आएगा इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, या केपी और केएक्स में से। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं, अगर डेल्टा एनजी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉजिटिव है, इसको नोट करके लिख लेना रे, अगर डेल्टा एनजी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 0 है, और अगर आप डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर रहे हो केस 1, ऐसे लिख लो केस 1 करके, केस 1, केस 1 पहला, अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं केपी और केसी में से रिलेशन पूछूं, जैसे मैंने कल भी सवाल करवाया था, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ तो, अबे डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ दैट मीन सर इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये इसके बराबर आएगा। तो बताओ केपी और केसी में से कौन सा बड़ा हुआ? अगर मैं कहता हूं डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है तो बताओ केपी बड़ा हुआ कि केसी, विच इज ग्रेटर, केपी बड़ा हुआ या केसी? जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आते हैं, शाबाश। बताओ जी, ऑब्वियसली बात है ना? अगर मैं किसी भी लेट सपोज यहां लिखता हूं केसी और आर टी की पावर पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है सर कि सर अगर आप केसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तब वो केपी के बराबर होता है भाई। तो केसी तो बहुत छोटा हुआ, अबे केसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो वो केपी के बराबर होगा ना भाई, तो वो ऑलरेडी बहुत कम है भैया। तो इसका मतलब केपी ग्रेटर होगा और केसी कम होगा, यस और नो? सिमिलरली, ये तो हो गया इसका। सिमिलरली अगर मान ले मैं कहता हूं केपी और केएक्स का, इसका रिलेशन इसमें बताओ कौन सा बड़ा होगा? तो इसका भी आसान है, बिल्कुल आसान है कि सर अगर आप केपी देख रहे हो और के एन देख रहे हो, या के एक्स की बात करिए मैंने, तो के एक्स देख ले, तो यहां पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव रख, तो कुछ भी कर ले सर, पॉजिटिव का मतलब कि ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगी। सेम यही स्टोरी है, सेम यही स्टोरी है सर, इसमें भी केपी ही बड़ा होगा। अरे बोलो ना यार, इसमें भी केपी ही बड़ा होगा, राइट बच्चों? इसमें भी केपी ही बड़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं केपी एंड केएन का, इसमें बताओ अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव हुआ तो की बात कर रहा हूं, तब की बात कर रहा हूं, डेल्टा एनजी पॉजिटिव पे बात कर रहा हूं, तो आप आंखें बंद कर लेना और कर देना केपी 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 बड़ा है। अरे बोलो ना यार, तो इसमें भी केपी ग्रेटर होगा केएन से, दैट्स इट, राइट ना बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया, केपी इज ग्रेटर। ठीक है, केस 2 इसी में लिख लो, केस सेकंड, मान लो अगर मैं कहता हूं डेल्टा एनजी क्या है 0, तो सर कुछ भी नहीं करना है, अगर डेल्टा एनजी ही 0 है तो ये ध्यान रखना, अब किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की पावर 0 कहता हूं तो इसका वैल्यू होता है 1, ऐसे ही आर टी की पावर अगर 0 होगी तो इसका वैल्यू होगा 1,
ठीक है, तो डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब सर केपी और केसी बराबर है, केपी इक्वल टू केसी, अगेन केपी इक्वल टू के एन, अगेन। अब इसकी पावर में डेल्टा एन जी है, यही 0 हो गया तो कोई किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 ही होता है। केपी इज इक्वल्स टू, सब इक्वल हो जाएंगे, सॉर्टेड है, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो बहुत बढ़िया। अगेन अभी मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इस पे, ठीक है। तीसरा तीसरा है, अगर कहता हूं डेल्टा एन जी कैसा है जी, नेगेटिव, तो अब तुझे पता लगना है और इसको ऐसे करना है कि लेट सपोज मैंने कहा केपी क्या है, के सी आर टी की पावर नेगेटिव, तो ये नीचे लाएगा तो ये बनेगा क्या, के सी अपॉन में आर टी नेगेटिव। अरे बोलो जी, इसको मैं नीचे लाऊंगा सो इट बिकम पॉजिटिव है ना, मतलब इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब वो इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स से मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, आर टी इंटू में केपी इज इक्वल्स टू के सी। दैट मीन्स कि सर जैसे पहले क्या हो रहा था, केपी किसके बराबर था, जब केसी में से कुछ मल्टीप्लाई कर रहा था, और यहीं से मैंने ये सीखा कि सर केपी बड़ा होगा। अब एक केसी को मल्टीप्लाई करने पे वो केपी के बराबर आ रहा है, सिमिलरली यहां केपी को मल्टीप्लाई करने पे केसी के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स बड़ा कौन सा है, केसी। सिंपल। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, केसी बड़ा है केपी से, के एन बड़ा है केपी से, के एक्स बड़ा है केपी से। इन शॉर्ट अब आपको याद क्या रखना है, तो मैं उसके लिए आपको डब्बा बना के दे देता हूं। लो जी, पहला, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो केपी ग्रेटर होगा केसी से, केपी ग्रेटर होगा के एन से, केपी ग्रेटर होगा के एक्स से। अगर किसी के लिए डेल्टा एन जी 0 आ रहा है तो केपी, के एक्स, के एन सब बराबर होंगे, के सी सब बराबर होंगे। उसके बाद चौथा, सॉरी तीसरा, अगर कहता हूं डेल्टा एन जी कैसा है जी, नेगेटिव, तो केपी लेस है केसी से, केपी लेस है के एन से, और साथ ही में केपी लेस है के एक्स से। ले भाई, सारी बातें मैंने लिख दी हैं। जब ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। राइट बच्चों, इजी है, इजी है। यस, अब समझ आया, अब समझ आया। बोल भाई, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। उफ, आज तो यहाँ बारिश हो रही है यार, भागते भागते आया हूँ तुम्हारे लिए, और तुम आती फटीचर सा सवाल पूछ देते हो। सर वहां केसी आएगा, कहाँ केसी आएगा, कहाँ केसी आएगा, कहाँ केसी आएगा, वहां कहाँ, वहां कहाँ, क्या मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, सही है ना सब भाई, सही है, राइट। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, नोट कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना। सर थर्ड केस में केसी आएगा, थर्ड केस में केसी आएगा। अरे केसी हो तो गया यहां, केसी के एन के एक्स, ठीक है। अरे कहां थर्ड केस में, कौन सा थर्ड केस इसमें, इसमें है तो सही, केसी लिखा तो हुआ है। हे भगवान, इसमें दिक्कत क्या है भाई, पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या कह रहे हो, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो केसी बड़ा होगा, के एन बड़ा होगा, के एक्स बड़ा होगा। ऐसी मैंने देखिए, पहला केस है जिसमें केपी 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 तीनों से बड़ा है, ये तीसरा केस है जिसमें केसी के एन और के एक्स बड़ा है। चलो आगे चलो।
ठीक है मानसा जी, रोली यादव, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए, ओके श्रुति, चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है जी, ओके। सो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आइए एक सवाल पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक समय के लिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि अपन इसको प्रैक्टिस में ले आए। अरे इसको अपन फिर से करने वाले हैं, पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लूं। चलो, आपको करना नहीं है, बस इसमें डेल्टा एनजी निकालना है, सबको डेल्टा एनजी निकालना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, चलो प्रैक्टिस कर लो। सबको डेल्टा एनजी निकालना है, इसमें सबको डेल्टा एनजी निकालना है। ओके बच्चों, चलो शुरू हो जाओ। आइए, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। और ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए से शुरू हो जाओ। सबको डेल्टा एनजी निकालना है, सबको डेल्टा एनजी निकालना है, ऑप्शन नंबर ए से शुरू हो जाओ। सबका डेल्टा एनजी बताओगे आप, सिर्फ गैसियस के मोल्स लेने हैं, ठीक है। आइए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले इसका डेल्टा एनजी निकालेंगे। पहले का क्या सर, प्रोडक्ट के गैसियस वाले मोल्स देखने हैं, ठीक है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। सर इसके कितने, 2 मोल्स हैं, 2 माइनस 1 1। तो मुझे बताओ इसमें केपी बड़ा होगा कि केसी। इजी है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। मुझे बताओ इसमें केपी बड़ा होगा कि केसी, जल्दी बोल जल्दी बोल, इसमें केपी बड़ा होगा कि केसी, व्हाट्स द रिलेशन। तो आप सर जान पाएंगे इसमें केपी बड़ा है केसी से, अभी जस्ट समझाया। केपी बड़ा होगा केएन से, अरे बोलना यार, और केपी बड़ा होगा केएक्स से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, यस कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो शाबाश। दूसरा सेम ऐसे ही करना है, सारे सवाल मेरे साथ साथ करना, ठीक है जी। डेल्टा एनजी कैसा है इसका, तो बहुत सिंपल है सर, सिर्फ गैसियस वाले लूंगा। कितने हैं जी, 2 हैं, इसका 1 है, इसका कितना है 2। तो इसके 2 प्रोडक्ट में है, माइनस जितने भी प्रोडक्ट में है गैसियस वाले 2 हैं, माइनस 1 इसका गैसियस का है, और एक 2 इसके हैं, तो टोटल कितने हो गए 3। तो दैट इज व्हाट -1। तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे है सर, केपी लेस देन है केसी से। बोल गुड्डू, केपी लेस देन है केएन से। अगेन केपी लेस देन है केएक्स से। कोई दिक्कत, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, यस बहुत बढ़िया। अगला अगला सर, अगर अपन को इसको डेल्टा एनजी को निकालना है, बहुत सिंपल है मास्टर। आप मास्टर जी बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट वाले देख ले कितने हैं, 6 और 4 10, 10 प्रोडक्ट में है, माइनस 5 और 4 9, तो 9 रिएक्टेंट में है, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे जी 1। तो यहां से मुझे फिर से कहानियां क्लियर हैं कि सर केपी ही केसी से बड़ा होगा, अगेन केपी ही के एक्स से बड़ा होगा, और केपी ही के एन से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, इजी है, आसान है, यस और नो। अबे कर पा रहे हो कि नहीं, हाँ हाँ मास्टर सही चल रहा है। अगेन डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी देखो जी, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी में क्या करना है सर, इसके कितने 2 मोल्स हैं। अबे इसके 2 मोल्स है प्रोडक्ट में, और 4 मोल्स है इसने रिएक्टेंट में, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -2। तो सेम ऐसा ही, सेम एज, ऐसा लिख देता हूं, सेम एज, नेगेटिव आ रहा है ना, तो सेम एज सेकेंड, सेम एज, ठीक है, सेम एज बी लिख दे रहा हूं। ओके, अंडरस्टूड रहेगा, या पूरा लिखना है तो लिख लो, है ना, कि तुम फिर इसमें भी पूछोगे। देखो केपी इज लेस देन केसी, केपी इज लेस देन के एन, और केपी इज लेस देन के एक्स। अगेन इधर आ जा, इसका डेल्टा एनजी क्या होगा सर, इसका डेल्टा एनजी होगा सर, इसमें 1 और 1 कितने हैं 2, 2 - 2 0, जीरो, हीरो, ओ हो जीरो। ओ भाई
कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आता पता ही नहीं चल रहा है भैया क्या करे जा रहा है मास्टर? कोई ऐसा है तो बता देना। इसमें कितने, अब यहां सॉलिड आ गया। ओ भाई इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? एफ वाले में बताओ कितने होंगे? एफ वाले में बताओ, एफ वाले में बताओ, शाबाश। एफ वाले में बताओ जी, बिल्कुल। तो इसमें कैसे करोगे सर? एक ही है, प्रोडक्ट में सॉलिड है और यहां भी सॉलिड है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट में भी एक सॉलिड है, यहां रिएक्टेंट में सॉलिड के अकाउंट नहीं होंगे, सिर्फ प्रोडक्ट में एक ही मोल्स है, रिएक्टेंट में 0 है, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। और 1 पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स सर केपी बड़ा होगा केसी से, केपी बड़ा होगा केएन से, और केपी बड़ा होगा केएक्स से। बोल गुड्डू, ठीक है? अगेन डेल्टा एन जी, इधर आ जाओ। कितने हैं? 4। सॉलिड का नहीं काउंट करेंगे सिर्फ, अबे 4 हो गए ना इसके प्रोडक्ट में, और 4 इधर हो गए 0। अरे बोलना यार। उसके बाद 1 और 4, 5 और 2, 5 माइनस 2, पॉजिटिव का 3, तो इसका भी लिख सकता है। तो इसमें भी केपी बराबर के सी है, केपी बराबर के एन है, केपी बराबर के एक्स है। इधर आ जा सर, केपी इज ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव है ना, हाँ, ग्रेटर देन के सी, केपी ग्रेटर देन के एन, और केपी ग्रेटर देन के एक्स। सो दैट इज व्हाट योर कंप्लीट ऑर्डर। चाहे वो अब तुमसे डेल्टा एन जी निकलवा ले, चाहे उसके रिलेशन निकलवा ले, अब तू समझ चुका है। अब भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। यस, और सबको क्लियर हो गया हो तो वो भी बताओ। इजी है, इजी है ना भाई? तो अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए, 4 और 4 8 एग्जाम्पल्स कर लिए अपन ने, मान के चलो 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आसान है ना भाई? ओके, ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन बना लो। बोलो जी, जिसको डेल्टा एन जी में दिक्कत थी, क्लियर है ना? ठीक है, ओके बच्चों। एक सवाल ऐसा आ सकता है, देखो ये तो मैंने उसके रिलेशन में पूछ लिया, अब डायरेक्ट वो वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना। वैल्यूज पूछ सकता है सर, हाँ। कैसे? देखो जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, ठीक है। अब लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं ना स्क्रीनशॉट ही ले आया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, कह रहा फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम। मेरे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखा है, कह रहा केसी दे रखा है इस इक्विलिब्रियम के लिए, बहुत बढ़िया सर। 2NoCl गैसियस, इट कैन फॉर्म 2No गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। इसके लिए वो केसी का वैल्यू दे रहा है अपन को 3.75 इंटू 10⁻⁻6। ओके बच्चों, एट टेम्परेचर भी दे रहा है 1069 केल्विन। बहुत सुंदर। हमसे केपी पूछ रहा, बता देंगे क्या? अबे बिल्कुल बता देंगे मास्टर जी। पहले तो अगर मुझे रिलेशन ना भी याद आया तो मुझे पता आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होता है सर? NRT अपॉन वी। N/V क्या होता है सर? कंसेंट्रेशन RT। तो कुछ नहीं करना, केपी केपी लगा दे, केपी केसी RT ऊपर डेल्टा NJ। ये तब बता रहा हूं अगर ना भी याद आया तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में आपको केसी दे रखा है, आर पता है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एनजी निकाल, वैल्यू रख, जय माता दी, आंसर निकाल। तो डेल्टा एनजी कितना होगा? तू बहादुर है, तू चैंपियन है। अब चैंपियन है गैसियस में, इसमें प्रोडक्ट में कितने? 1 और 2 3, माइनस कितने हैं जी? 2। तो पॉजिटिव का 1 है। इसका मतलब अगर मान ले मैं तुझे ऑप्शन भी दे देता, तो ऑप्शन में जो वैल्यू ग्रेटर है ना, वही आंसर हो जाता। आप इसको अब एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर मैं 4 ऑप्शन दे देता तो उसके बेसिस पे आप कहते कि सर अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा तो केपी हमेशा बड़ा ही आएगा, इससे तो बड़ी वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यू का मतलब कि पावर में कम नेगेटिव,
पावर में कम नेगेटिव, इसका मतलब 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 में से बता कौन सा बड़ा है। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 में से बता कौन सा बड़ा है। तो तुम कहोगे 10 की पावर 5, है ना। नेगेटिव में जो कम वैल्यू होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, राइट। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो केपी का वैल्यू निकालना है, केसी कितना है, दैट इज 3.75 इंटू 10⁻⁻⁻6 आर इंटू, यहां पे अगर मैं वैल्यू रखूं इसका, दैट इज टी का, तो टी का वैल्यू आता है तेरे पास 1069 केल्विन, ठीक है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू गेट, इसकी पावर में 1, इसको सॉल्व करना और आंसर बताना। इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है, हमेशा ध्यान, अब जैसे यूनिट का पंगा आएगा तो यूनिट आप सभी को बनानी आनी चाहिए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल केसी, केसी क्या होगा सर, पहले तो केसी लिखना आना चाहिए। क्या है भाई, वो पेन रुक गया। एनओ स्क्वायर मतलब एनओ की पावर 2 Cl2, ये प्रोडक्ट में अपॉन में रिएक्टेंट। बोलो जी। अब इसका अगर मैं यूनिट पूछूं आपसे, यूनिट वैसे आप निकाल सकते हो सर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, पक्की बात है, अरे बोलो ना। तो इसका मतलब सर यहां पे मोल पर लीटर का स्क्वायर आएगा, इनटू यहां आएगा जी मोल पर लीटर, अपॉन में नीचे आ जाएगा जी दैट इज मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट इससे कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा क्या, मोल पर लीटर। अब ध्यान ये रखना है कि देखो यहां पे पर लीटर आ रहा है, मेरी बात समझो, यहां पे पर लीटर आ रहा है। अब देखो मुझे बताओ आर की वैल्यू मैं ये रखूंगा कि इसमें से कोई दूसरी आर की वैल्यू रखूंगा। एक छोटी सी बात है, अभी मैं इसको अलग से भी समझा दूंगा यूनिट में, है ना। जैसे मैंने ये वाली आर की वैल्यू रखी, तो आप इसको काटोगे, ठीक है, जो आंसर किस में आएगा, जूल पर मोल में। पर आप जब ध्यान से देखोगे, इसका केपी लिखोगे, आप इसका केपी भी लिख सकते हो, बिल्कुल इसका केपी भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है गाइस, केपी भी सर वैसी लिखोगे, बट इसमें अबे यार एक तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका केपी, ठीक है, हाँ यहीं लिख देते हैं। केपी क्या होगा, प्रेशर ऑफ एनओ इसका स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ Cl2, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, और प्रेशर ऑफ NoCl का स्क्वायर, सॉर्टेड है। अब अगर मैं इसका यूनिट निकालू तो तुम्हें पता प्रेशर का यूनिट एटीएम होगा, तो सर यहां पे एटीएम, यहां पे एटीएम, एटीएम स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया यूनिट में, और बचेगा इसी का यूनिट। अरे बोलना यार, तो सिर्फ एटीएम यूनिट बचेगा, तो कायदे से केपी एटीएम में आना चाहिए, बट यहां तो जूल में आएगा। अबे यहां तो जूल में आएगा ना भाई। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि सर यहां पे अब मुझे बता, अगर मैं इसकी जगह ये यूनिट रख दूं 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इनटू, अगर मैं इसमें आर फिर टी टेम्परेचर कितना है 1069 केल्विन, ऊपर आ जाएगा डेल्टा एन जी। ध्यान से सुनना जरा। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर इसका यूनिट क्या आ रहा है, मोल पर लीटर, मैंने अभी निकाला, हेलो अभी निकाला, जस्ट अभी निकाला, तो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल आउट, हाँ जी, क्योंकि डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है, तो इसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, मोल से पर मोल कैंसिल आउट, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी इन एटीएम, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। एक बार देख लो, एक बार देख लो, तसल्ली कर लो, और इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करो। मेरी बात समझ तो आई होगी तुम्हें, हाँ जी।
सो द करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट कितना आ रहा है 0.033। क्या सबका इतना आ रहा है? क्या सबका इतना आ रहा है? यस और नो? आप मेरी बात तो समझ गए ना बच्चों? मैंने क्या समझाया आपको? मैंने यही बताया कि अगर केसी का यूनिट यहां पे आ रहा है मोल पर लीटर, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, जैम में बस यूनिट में फंसाता और कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल फटीचर सा कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई करने के लिए तो कैलकुलेटर देगा ही, इसमें ध्यान क्या रखना है यूनिट्स का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, केपी मतलब जिसमें प्रेशर वाली टर्म आएगी। अब मैंने इसको काट क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है यहां एटीएम लिख ले तो एटीएम स्क्वायर, नीचे भी एटीएम स्क्वायर कट जाएगा। अभी यूनिट की बात कर रहा हूं, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो एटीएम और एटीएम से कैंसिल आउट। अब ये मत सोचने लग जाना ये कैसे कैंसिल आउट हो गया। मुझे पक्का पता था ये जो कट किया ना सर, ये कैसे कट किया। अरे भाई वैल्यू रख ले, एटीएम का स्क्वायर एटीएम अपॉन में एटीएम स्क्वायर। यहां पे प्रेशर का यूनिट एटीएम है, उसकी पावर 2 आएगी। यहां भी एटीएम है, एटीएम की पावर 2 आएगी। और यहां पे किसी की पावर नहीं है तो सिर्फ एटीएम आएगा। दिस विल कैंसिल आउट, ऐसे समझ ले। इतना नहीं आएगा जी, कैसे आ जाएगा इतना? और अगर आएगा भी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर एटीएम को जूल में, या जूल वाली टर्म को लीटर एटीएम में, तब आएगा ये। ठीक है, चलिए चलूं आगे, आगे चलूं। चलो कोई बात नहीं, एक और सवाल करवा देता हूं मैं इसी के ओरिएंटेड। एक और क्वेश्चन कर लो। आज अपन क्वेश्चन थोड़े से करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट क्लास में अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी काफी। तो आपको बताना द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। कौन सी? N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3 गैसियस। ठीक है, इस केस में Kc दे रखा इज 0.5 एट 400 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp एट 400 केल्विन, सॉरी 400 डिग्री सेल्सियस। और इसका इफ कंसेंट्रेशन ऐसा दिया होगा, जैसे पिछले सवाल में नहीं दे रखा होगा ना, तो या जैसे इस सवाल में दे रखा है, इफ द कंसेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर एंड प्रेशर इन एटीएम। आंसर करना भाई, करो जी आंसर इसका। क्या हो गया? पिछले का आंसर नहीं आ रहा क्या तुम्हारा? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया क्या तुम्हारा अभी? इसको मल्टीप्लाई करो तो 3.75 इंटू 0.0821 इंटू 1069। ठीक है, अब यार ये भी तो है ना पावर में, पावर में ये भी तो है, तो डिवाइड कर 1,000,000,000, तो 0 तुम्हारा आ रहा है वैल्यू निकल के 0.00 समथिंग करके, 0003 करके। इसको सॉल्व करोगे ना इस वाली वैल्यू को, तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.000329, इतना आ रहा है। यस, ये आ रहा है आपका आंसर, ये आंसर आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा।
और ये भी 10⁻⁻⁶ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर ये है। ठीक है, ओके, चलो आओ आगे चलते हैं। अब जैसे ये है, ये सवाल है, इस सवाल में उसने बोला हुआ है कि सर मेरे पास एक रिएक्शन दे रखा है, उस रिएक्शन का केसी दे रहा है। तो सबसे पहले तो सर मुझे केसी पता है। अब केसी का यूनिट कैसे निकालना है? सर केसी का यूनिट, पहले तो केसी का उसने वैल्यू भी दे रखा है 0.5। कोई मुझे बता सकता है केसी का यूनिट क्या होगा? केसी का यूनिट कितना होगा? यस, केसी का यूनिट कितना होगा? कोई बता सकता है? कैसे बताओगे? अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो इसको बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो N2 + 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया। कल भी बता के गया था, जब तक बैलेंस ना हो कुछ नहीं हो सकता आगे। ठीक है, तो ये तो केसी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है सर, 400 गिवन है, प्लस 273 ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहां से जो बनेगा 273 + 400 376 673 बनेगा तुम्हारा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर। अब वो यहां पे केसी भी दे रहा है, टेम्परेचर भी दे रहा है, और केपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो केसी का यूनिट निकाल लो। ये कैसे निकाल सकते हो सर? ऊपर आ जाएगा अमोनिया का स्क्वायर, मतलब इन सेंस में कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा N2 और H2 कंसंट्रेशन का क्यूब। तो ऊपर देख, मोल पर लीटर का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा जी मोल पर लीटर का क्यूब। तो तुझे पता है सर, ये वाली टर्म एक तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बची हुई इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब कि सर अगर मैं इस स्क्वायर को इस क्यूब से हटाऊं तो ये बचेगा, दैट मीन्स 1 में मोल पर लीटर का स्क्वायर। अब यहां पे मोल पर लीटर बचा, यहां पे मोल पर लीटर बचा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जा, ऊपर लेके जाओगे तो ओवरऑल ये बचेगा तुम्हारे पास दैट इज लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये आपका वैल्यू बचेगा केसी का यूनिट। अब मुझे पता है सर केपी क्या होता है, केसी इंटू में RT डेल्टा NG। अब क्योंकि इस पूरी रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा NG भी निकाल लूं तो मुझे निकालना आता है सर 2 - 4, दैट शुड बी -2। वैल्यू रख दे बस। तो केपी कितना हो जाएगा? 0.5। यूनिट जरूर ध्यान रखना है, बार बार यूनिट ही बता रहा हूं, कैलकुलेट करना आना चाहिए। 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल इंटू में 600 केल्विन, 673 केल्विन इंटू में 673 केल्विन। अब करना क्या है, इसकी पावर में डेल्टा NG है, पर डेल्टा NG कितना आ रहा है? -2। तो सॉल्व करो पहले तो, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट। -2 का मतलब कि सर अगर मैं 0.5 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये कितना आएगा? 0.0821 की पावर -2, 673 की पावर -2, और यहां पे यूनिट की बात कर रहा हूं, लीटर की पावर -2, ATM की पावर -2 और मोल की पावर 2। अब ये माइनस है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर, दिस विल कैंसल आउट, दिस विल कैंसल आउट, तो बचेगा क्या? ATM की पावर -2। ये ध्यान जरूर रखना है, मैं पहले बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो जब भी ऐसा देना वो, तो आपको हर बार अब निकालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए निकाले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर जनरली अगर प्रेशर ATM में यूज किया हो और केसी मोल पर लीटर में, तो आर का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल ही रखा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यस, इसका आंसर लिख दूं मैं फाइनल। इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻⁴।
बिल्कुल स्नेहा सही है। तो फिक्स ही रहेगा क्या इस कंडीशन में? ये क्या फिक्स रहेगा? हाँ, अगर ये यूनिट्स रही ना तो आर का वैल्यू फिक्स रहेगा। ठीक है गौरव, बिल्कुल मेघा, बिल्कुल सही है मेघा। यस रुद्राक्षी, दीपक स्वामी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप सो आप सीख चुके हैं सवाल ऐसे आ सकते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक सो सबने सॉल्व कर लिया है। तो अपन ने अब काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, काफ़ी सवाल जो अपन ने, एक तो डेल्टा एन जी के ओरिएंटेड है, ऐसी ऐसे ज़रूरी नहीं है वो के सी देगा, वो के एन भी दे सकता है, वो के एन भी दे सकता है ना भाई। तुझे तो ये सारे रिलेशंस पता है, तुझे ये सारे रिलेशंस पता है, उसमें से वो कुछ भी देके तुझसे निकलवाए, अब उसकी मर्जी है। डन, चलो ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, और ऊपर आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे हाँ भाई, एटीएम इनवर्स निकाल के दिखाया तो आएगा ही ना यूनिट वो, आएगा आएगा। ठीक है, एटीएम की पावर -2 यूनिट आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहता हूं सर। मान लो अगर मेरे पास ऐसा एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे कहता हूं के इक्विलिब्रियम विच इज सी सी डी डी अपॉन ए ए बी बी। ठीक है, हाँ ओके। अब मान ले मैंने ये रिएक्शन दिया, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं पहला, इफ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा है, व्हाट इट मीन्स, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना गाइस, इंपॉर्टेंट बात है। सवाल दिखाऊंगा अभी अभी सवाल दिखाऊंगा। अगर मैंने बोला के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा है तो सर इसका मतलब ये है कि सर के इक्विलिब्रियम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। अरे बोलना भाई, के इक्विलिब्रियम इसको और ढंग से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता है के एफ अपॉन के बी। अरे बोलो जी, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस के एफ ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज्यादा है, दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा है, दैट मींस रिएक्शन किस तरफ जाएगी? मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको अपन एक रिएक्शन क्वेश्चन होता है उससे भी, क्यू फैक्टर होता है उससे भी कंपेयर करेंगे, बट फिलहाल के लिए इन जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो ये। तो जैसे ही आपको अगर सवाल ऐसा आया कि बताओ डायरेक्शन किस तरफ जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं बहुत सारे रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दूं तो कहूंगा कि बताओ आगे जाने वाली रिएक्शंस कौन सी हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो आगे जाने का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट में बनने वाली रिएक्शन। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर मान ले मैंने यहां पे 1 2 3 4 रिएक्शन दे दी, इसमें से इसका केसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सर ये वाला प्रोडक्ट में ज्यादा जा रहा होगा, ये वाला ज्यादा कंप्लीट हो रहा होगा। यस और नो? अबे जिसका प्रोडक्ट, अबे प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा दैट मींस उतना ही ज्यादा कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली दूसरा, इफ के इक्विलिब्रियम वैल्यू ज्यादा है, इसमें लिख भी सकता है तो यहां पे रिएक्शन गोज टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन। ठीक है, दूसरा वैल्यू। अगर मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम ज्यादा, इसका मतलब यह है कि यहां से द रिएक्टेंट
स्टेबिलिटी। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये, लेट सपोज सर आपने ना, एक ही बात है, एक ही सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट मींस ये ज्यादा का ज्यादा इधर कन्वर्ट होना शुरू होगा। पहली बात, मान ले अगर मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम ज्यादा है और वो ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर जो रिएक्टेंट है ना वो बिल्कुल ऐसे अनस्टेबल सा है, तुरंत तुरंत गोली की तरह जा रहा है। अरे बोलना भाई, विच मींस कि सर जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा उसका रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी पता क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के रिएक्टेंट स्टेबिलिटी बताओ क्या होगा? रिएक्ट स्टेबिलिटी का मतलब जो स्थिर रहे, जो चेंज ना हो, जैसी रहे, जैसी खड़ा रहे, अकड़ू रहे, अकड़ू अकड़ू, है ना। इट मींस कि सर हाँ, अगर कोई अकड़ू है तो वो जाएगा ही नहीं दूसरे में, वो अपनी जगह ही रहेगा, दैट मींस उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका स्टेबिलिटी बता क्या होगा? अबे कम होगा ना भाई, गधों बोलो। ले, अबे चुनू, ओ चुनू, अबे कम होगा ना भाई। अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, मतलब कि रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा उधर जा रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इट मींस कि सर रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी कम है। तो ये भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बता सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, साथ ही में ये भी बता सकते हैं कि उसका स्टेबिलिटी कैसे रहने वाला है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताना आपको ये है, ऑर्डर तो रहने दो, आप सिंपली मुझे ये बता दो कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कौन सा ऑक्साइड है? मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड आपको बताना क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बताओ जी। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बताना है आपको। क्वेश्चन है, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, मैं यहां पे दे रहा हूं बहुत सारे ऑक्साइड्स का, डिसोसिएशन ऑफ वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ एन एलिमेंट ए के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, उनका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रहा हूं, दैट मींस कि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे केसी का वैल्यू दे रहा हूं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है? तो आपको मैंने अभी बताया मोस्ट स्टेबल का मतलब सर जो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि वो ज्यादा कम जाएगा उधर, भाई प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, दैट मींस उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। अरे बोलना भाई, तो बताओ कौन सा होगा सर? जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका कम होगा, इसका मतलब सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम, देखो इसको ऐसा भी समझ सकते हो सर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, अगर ये कम हुआ इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। अरे बोलो जी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा का मतलब क्या है सर? रिएक्टेंट ज्यादा का ज्यादा रिएक्शन में पड़ा है, वो उधर जा ही नहीं रहा, वो स्टेबल फॉर्म में पड़ा है। अबे जब कोई चीज चेंज होती है तो चेंज तभी होता है जब वो अनस्टेबल बने। तो इक्विलिब्रियम कम का मतलब रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ज्यादा, मतलब कि वो ज्यादा का ज्यादा पड़ा है, दैट मींस ज्यादा स्टेबल है। सो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इज मोर, दैट इज मोर इज अ स्टेबिलिटी। फटाफट से आंसर कर दे, बता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्या पंगे हैं, ले हट ही गया भाई ये। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है? जिसमें इक्विलिब्रियम कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, देयरफॉर रिएक्शन C has least value of equilibrium, therefore ये मोस्ट स्टेबल है। हाँ जी, सवाल ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगेन ऐसे पूछ सकता है वो कि सर दिस इज व्हाट मोस्ट स्टेबल, बताना लीस्ट स्टेबल कौन सा है? लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा सर? जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब सर वो ज्यादा का ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अबे इसको याद रख, बस इसको याद रख, क्योंकि मैं इसी को पढ़ा रहा हूं।
मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही पढ़ा रहा हूं और वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सारी कहानी यहीं से समझी जाएगी। प्रोडक्ट ज्यादा दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, वैसा वर्सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, ज्यादा का ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट वाला भैया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जैसे ही डालो प्रोडक्ट में निकल लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज व्हाट लीस्ट स्टेबल। राइट बच्चों, बहुत बढ़िया। अगेन अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग। ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की हैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। और हर एक बात को मैं ट्राई कर रहा हूं सवाल से समझा दूं। जो बातें लिख के आया हूं दोनों पे सवाल दिखा रहा हूं। स्टेबिलिटी वाला सवाल दिखा चुका हूं, अब मैं दिखा रहा हूं कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, उतना ही रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड। तो वो वही पूछ रहा अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो ऑर्डर छोड़ो, पहले मुझे बताओ ABCDE में से जो ज्यादा कंप्लीट होगी, मोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड रिएक्शन कौन सी है? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड रिएक्शन या मोस्ट कंप्लीटेड रिएक्शन कौन सी है? मोस्ट कंप्लीटेड रिएक्शन कौन सी है, कोई बता सकते हैं? मोस्ट कंप्लीटेड रिएक्शन जो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो रही है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जा रही है, बताओ, शाबाश। जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जा रही है एंड द रिएक्शन विल बी सी। यस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सर इसका तो याद है 10 की पावर 69 है रे, सॉरी 69, 69। इसका मतलब सर दिस हैव, कैसे लिख ले? मोर इज द के इक्विलिब्रियम, मोर इज द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, देयरफॉर मोर इज अ टेंडेंसी of completion. Right बच्चों? So the answer will be option number C. Yes, this is what most completed reaction. Least completed कौन सी होगी? जो बहुत कम होगी या जिसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। लीस्ट कंप्लीटेड कौन सी होगी? जो सबसे कम आगे जाए, है ना? ऐसा कोई भी सवाल पूछ सकता है, सवाल का आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है? तो लीस्ट कंप्लीटेड कौन सी होगी बताओ? सबसे कम कंप्लीट कौन सी होगी? बी। यस, बहुत बढ़िया, बी, क्योंकि सर इसके पावर में 10 की पावर -21 है, सो दैट मींस लीस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, देयरफॉर least concentration of product and therefore least completed. आसान है, इजी है, इजी है, कहानी क्लियर है यहां तक? राइट बच्चों? ये कैसे हो गया गुरुजी? मतलब क्या कैसे हो गया? अभी बीच पीछे क्या बताया था आपने? तू जाके देखना भाई, है मुझसे क्या पूछ रहा है? सर माफी चाहूंगा, एक बार क्लियर कर दो ये। कठिन है बाबा, कठिन है, कठिन है। क्लियर नहीं हो रहा, मुझे हंसी आने लग जाती है कई बार। हे भगवान, रुको रुको, हंस लेने दो 2 मिनट पहले तो।
अब तो गुस्सा अब अपोजिट करूंगा मैं भी। वो ना, देखिए तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली उसको जब भी गुस्सा आता था वो हंसने लगता था। अब मैं भी वैसे ही करूंगा। अरे नहीं देखेंगे ये, और इसमें देखना भी क्या है। सा, सारी बातें मैंने लिख रखी हैं। गधे कह रहे हैं सर समझ नहीं ये भगवान भाई, अगर तुम सामने होते ना, क्यों। हद बच्चे हैं भाई। सिंपल सी बात है भाई, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये कहाँ होता है? अब इनको ऐसा इनको डाउट पता क्या है, सर अगर मेरे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूं ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट, ऐसे चेक कर रहे हैं ये, इसीलिए तो इनको समझ नहीं आ रहा। ये रिएक्शन को ऐसे समझ रहे हैं ये रिएक्शन को ऐसा समझ रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट इस तरफ होता है, रिएक्टेंट इस तरफ होता है। और मैं के इक्विलिब्रियम को कैसे लिखता हूं? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, है ना। इसीलिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत बहुत। इसमें वो है, नासा का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाइयों वाह। भाई कमाल है, कमाल है, कमाल है। अब पता क्या, मैं पोल पोल करना शुरू करूंगा कि रिपीट रिपीट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, अगर के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, के एफ बढ़ेगा, दैट मीन्स रिएक्शन विल मूव टुवर्ड फॉरवर्ड, दैट मीन्स ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन की ओर जाएगी। ठीक है, चलिए आइए आगे चल, कोई बात नहीं। इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पे भी सवाल दिखाऊंगा, है ना, और लास्ट में तुम रिपीट बोलना, यस की जगह बोलना रिपीट। ओके, चलो आओ। तो अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं पहले, तो मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि इस अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड है। तो आपको कुछ कुछ भी आंसर करना हो, कुछ भी आंसर करना हो, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए, और वो होता क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है जी। सो दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं आपसे कहता हूं, ऊपर हेडिंग डाल लेना, रिलेशंस बिटवीन, क्या हो गया भाई इसे, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट है जी, और बहुत आसान है। इस पूरी कहानी में आपको ध्यान क्या रखना, जो मैंने अभी बताया, सर कुछ भी लिख दो, आप कोई सी भी रिएक्शन लिख दो, सब में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे ये इनको कैलकुलेशन से परेशान, ये खुद से ही परेशान है, इनको कैलकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये खुद से ही परेशान है। ठीक है, चलो आओ।
कह रहा रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद डिफरेंट डायरेक्शन। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं पहला लिख लो ऐसे नंबरिंग डाल के कि सर लेट सपोज ए से बी में जा रहा हूं और अगेन बन रहा है सी से डी, ठीक है। तो इसको अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, इसका कुछ नहीं करना, जो भी रिएक्शन में लिख रहा हूं सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आपको। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा सर? कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट तो पी से लिखा जाता है, ये तो सी डी लिखा हुआ है। डाउट क्या है तुम्हारा कि सर प्रोडक्ट तो पी से लिखा जाता है या तो सी डी है ना? डाउट है ना ये डाउट है क्या तुम्हारा? सर रिएक्टेंट तो आर से लिखा जाता है, यहां तो आपने ए बी लिख दिया, कैसे लिख दिया? ये तो नहीं डाउट ना? डाउट हो तो बता देना मुझे। सो दैट इज व्हाट के इक्विलिब्रियम, राइट। इसके अलावा अगर मैं इसी को जस्ट रिवर्स कर दूं, ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्स ऑफ अबव रिएक्शन, सेम रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब जो रिएक्टेंट की टर्म में थे उसको मैं प्रोडक्ट बना दूं और जो प्रोडक्ट की टर्म में थे उसको मैं रिएक्टेंट बना दूं, उल्टा कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना वैसा ही है, जिसको मैं अब लिखता हूं के इक्विलिब्रियम डैश। ये अब प्रोडक्ट एक्ट करेंगे तो सर ये प्रोडक्ट हो गए, अपॉन में ये होंगे जी रिएक्टेंट, ठीक है, सॉर्टेड है। करना कुछ नहीं है भैया, जो रिएक्शन में इस तरफ लिखा जाता है, इस तरफ किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, तो वो होता है तुम्हारे पास रिएक्टेंट और उसके दूसरे साइड वाला होता है प्रोडक्ट। अब सवाल ये आता है कि सर इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ। तो रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन दिख रहा है? ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? इसका मतलब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, कहने का मतलब 1 के इक्विलिब्रियम डैश किसके बराबर आएगा? तो सर ये पलट जाएगा और ये जो मैंने लिखा है ये किसके बराबर आएगा? के इक्विलिब्रियम के। सो दैट्स द रिलेशन। बट सवाल ऐसी आएगा कि बताओ अगर मैं आपको के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे देता और के इक्विलिब्रियम डैश पूछता तो आप ऐसे रिलेट करके निकालेंगे, राइट बच्चों? बस यही ध्यान रखना, करना याद कुछ नहीं रखना है आपको, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के उसको सोचना है कि कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकता है, सिंपल। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब इसी में मैं एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसी में मैं एग्जांपल और लिख देता हूं। चलिए आइए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल क्या होगा? लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं 2a + 3b इट कैन फॉर्म p, वैसा वर्सा p गिव्स यू 2a + 3b, उल्टा कर दिया। तो आपको इसको लेट सपोज मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 कह देता हूं, अंडरस्टूड है। इसको कह देता हूं k2। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ k1 एंड k2 बताओ? रिलेशन ऑफ k1 एंड k2। तो हमेशा ध्यान रखना आपको ना, सेफर साइड लेके चलना, दोनों का लिख ले। 1 सेकंड में लगता है, 1 सेकंड लगता है इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने में। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या है? ए और बी, और इसकी पावर में इसके स्टोशियोमेट्री, इसको ए की पावर आ जाएगी, इसका स्टोशियोमेट्री दैट इज 2 और इसका आ जाएगा 3। ऐसे ही k2 लिख लो, ए बी अपॉन बी दैट इज फॉर 2 3। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो आपको पता है सर ये जो है 1/k2 करने पे ये इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर आने का मतलब यही k1 है। तो k1 इज व्हाट? 1/k2। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, k1 इंटू इसको, k2 को उधर ले जा,
तो दैट शुड बी इक्वल टू, ये ध्यान रखो, ठीक है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अगेन इसी में अगली बात, अगली प्रॉपर्टी है ना, तीसरा एग्जांपल मैं यहीं पे समझा देता हूं। चलो जी, तीसरा, लेट सपोज अगर आपके पास कोई रिएक्शंस है, ए गिव्स यू बी, बी गिव्स यू सी, सी गिव्स यू डी। मान ले ऐसी कोई 3 रिएक्शन दे रखी हैं, सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको मेंशन है, K1 K2 K3। तो आप लिख सकते हो K1 कितना है, B अपॉन सी, सॉरी B अपॉन ए, अबे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। K2 कितना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और K3 कितना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं, ये तो मैंने इंडिविजुअल रिएक्शन लिखा, अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि बताओ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ए से डी। मतलब बहुत सारी रिएक्शन देगा, उससे जो फाइनल रिएक्शन बन रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पूछे तो कैसे देखें। कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन पहले देखनी है कैसे बन रही है। देख, ए से डी कैसे बनेगी, तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करूंगा तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बी प्रोडक्ट वाली साइड है, ये रिएक्टेंट वाली साइड है, ये कट जाएगा। सेम ऐसे इसको ऐड करूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल नेट बचेगा ए और डी, सबको ऐड करके बनेगा ये। यस और नो। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दूंगा, ऑन एडिंग ऑल दीज रिएक्शंस, सबको ऐड करने पे ही वो बनेगा, ठीक है। ऑन एडिंग ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, तो अपन को फाइनल मिलेगा, दैट इज ए से डी, ये बनेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेट सपोज मैं इसको कहता हूं K4, तो K4 क्या होगा, तो K4 पहले तो लिख लो यहां पे, K4 क्या होगा सर, डी अपॉन ए। अब आपको किसी तरीके से, लेट सपोज अगर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इनमें फाइनल रिएक्शन मैंने ये लिखी, पहली बात तो फाइनल रिएक्शन बन कैसे रही है, सबको ऐड करने पे। तो इस फाइनल रिएक्शन का अगर मैं पूछूं कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, कैसे बताओगे सर। सबसे पहले तो अपन फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे डी अपॉन ए। तो अब अपन को ऊपर वाली रिएक्शन को इस प्रकार से जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है कि अपने पास ये रिएक्शन आ जाए। तो देख, अगर मैं K1 इंटू K2 इंटू K3 कर लू, K1 इंटू K2 इंटू K3 कर लो, देख करके देख, K1 कितना है, B बाई ए, B अपॉन ए, इंटू K2 कितना है, C अपॉन बी, इंटू K3 कितना है, D अपॉन सी। ये पूरी की पूरी रिएक्शन कट जाएगी, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या सर, D अपॉन ए, एंड दैट इज व्हाट, K4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यस और नो। नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजी है, ये रिलेशंस याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और रिलेशंस में बना कैसे रहा हूं, सबसे बढ़िया तरीका है कि सर सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मैं लिख लूंगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 या 4th एग्जांपल। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं, यहां पे वैल्यू है गिव्स यू सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अगेन 2a प्लस 2b इट कैन फॉर्म C, दैट इज 2C। तो अब मैं अगर पूछूं कि बताओ K1 और K2 का क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले तो इस बार मैंने रिवर्स नहीं किया, इस बार मैंने इसको रिवर्स नहीं किया है,
इस बार मैंने जस्ट इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों का मैं कैसे पूछूंगा? ठीक है, इन दोनों का मैं कैसे रिलेशन निकालूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, आइए। सबसे पहले तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, इस पे सवाल आते हैं अंकित शर्मा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या जरूरत है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मेरे पास बहुत सारी रिएक्शंस है, उसमें फाइनल रिएक्शन ऐसे पूछ सकता है वो सवाल बना के। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है अंकित शर्मा, अब इसको कैसे रिलेट करोगे? तो आपको पता है कि सर अगर मैं इसमें K2 को ऐसा लिखूं, CAB और इसका होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा? ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल, सब में पावर 2 है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये C/AB क्या है? K1, तो आ जाएगा जी K1 स्क्वायर। तो आपको ऐसे रिलेट करने आने चाहिए। मैं आपको इसलिए एग्जांपल सिखा रहा हूं ताकि आपको अगर ऐसा आए ना कि 2 रिएक्शन दे रखी है, इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, या एक का दे के दूसरे का पूछेगा तब भी तुम बता सकते हो, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, और इनको रिलेट करने का एक ही तरीका है कि सर जितनी भी रिएक्शन दे रखी है सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। डन? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। राइट, अब बोथ रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। चलिए आइए, अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इसके रिलेटेड। ठीक है, चलिए आइए, पहला सवाल गेट 2010 में पूछा गया ये सवाल है, आप कृपया करके आंसर करना। फॉर द पेयर ऑफ रिएक्शन N2 gaseous plus 3H2 gaseous, it can form 2NH3 gaseous, right? Again, 1/2 N2 gaseous plus 3/2 H2 gaseous gives you NH3। अब ध्यान से सुनना जरा, ये मैंने 2 रिएक्शंस दे दी हैं, आपको बताना है कि इसका अगर मैं बोलता हूं Kp1 है, इसका Kp2 है, तो रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन Kp1 एंड Kp2। ठीक है, ऑप्शन A, B, C, D। Kp1 इज इक्वल्स टू 2Kp2, Kp1 is equals to 2Kp2 square, Kp1 is equals to Kp2 square, and Kp1 square is what? Kp2। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर, आंसर कीजिए इसका। शाबाश। इजी क्वेश्चन है, करना वैसे ही है। आप पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिख लो इनके दोनों के, फिर दोनों को देख लो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सॉर्टेड। ठीक है, चलिए, तो द करेक्ट आंसर विल बी बी कह रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, इधर आओ। तो Kp1 कितना होगा? NH3 का स्क्वायर, प्रोडक्ट में है, अपॉन में रिएक्टेंट,
सेम ऐसे ही Kp2 कितना होगा, NH3 यहाँ है अपॉन में N2 की पावर हाफ H2 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इस पूरे में से इस पूरे का हाफ कर दूं, इस पूरे में पावर हाफ कर दूं, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं Kp1 हाफ कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा सर, अमोनिया, ये हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब, अबे स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका रूट लेना, मतलब इसका रूट ले लूं तो मैं लिखूंगा N2 की पावर हाफ हो जाएगा और ये H2 की पावर में 3/2 हो जाएगा। दिस विल कैंसिल आउट बिकम्स 1। तो अमोनिया की पावर 1 है, N2 की पावर हाफ है, H2 की पावर 3/2 है, तो ये पूरा क्या बन गया, तो सर जो Kp1 का पावर हाफ है ये पूरा इसके बराबर है और इसी को मैं कहता हूँ Kp2, तो ये Kp2 हो गया। इसको हाफ को उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट द रिजल्ट। तो Kp1 इज व्हाट, Kp2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए ठीक है, ओके, ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, एक और सवाल करवाऊं ऐसा ही, आइए और सवाल करते हैं इसी के रिलेटेड। ठीक है, चलिए बच्चों उसका आंसर करना। क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या है, H2 gaseous plus I2 gaseous, it can form 2HI gaseous, right, at 426 डिग्री इज, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन है आपको 55.3। वो कह रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। बताओ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, सिंपल क्वेश्चन है, एक ही बात है। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी एक ही बात है, आप कैसे मर्जी रिलेट कर सकते हो, आंसर वही आएगा। प्रीति वर्मा जी, ठीक है, इसका आंसर करो। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस एट दिस टेम्परेचर, उसका वैल्यू दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पूछ रहा है जब रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है। पहले तो रिएक्शन को हम अगर लिखें H2 प्लस I2 इट कैन फॉर्म 2HI, तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट सपोज K1 कह रहा हूं, वो कितना आ जाएगा HI का स्क्वायर अपॉन H2I2। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं ये बता भी चुका हूं कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, बट कोई बात नहीं, एक बार आप इसको लिख भी लो, H2 प्लस I2 इट कैन फॉर्म K2 इज इक्वल्स टू H2 I2 अपॉन में HI का स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो सर जो K1 है वो 1 अपॉन K2 हो जा रहा है, तो K2 का वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन K1। K1 कितना है 55.3 इज एन आंसर, 1 अपॉन 55.3 इज एन आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी है पहला पार्ट, ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर इसी रिएक्शन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, तो मुझे बताओ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन ये दे दूं कि 3H2 प्लस 3I2 इट कैन फॉर्म 6HI,
ठीक है, अब क्या किया, अब एक जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा था, इसी रिएक्शन के बेसिस पे अगर मैं एक नई रिएक्शन बना रहा हूं जिसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब सबसे पहले तो आप इसको लेट सपोज बोल देते हैं के इक्विलिब्रियम 3, इसको बोल दो के इक्विलिब्रियम 1। ठीक है, इसको रिवर्स करने पे बोल दिया के इक्विलिब्रियम 2। तो अपन अब इस कहानी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका के इक्विलिब्रियम 1 कितना होगा, के 1 कितना होगा सर, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 I2। के 3 कितना होगा सर, एच आई की पावर 6 अपॉन H2I2 की पावर 3। इन दोनों में क्या रिलेशन है सर, अगर मैं इसकी पावर में 3 कर दूं, ये इसको और ढंग से सीख ले कि अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं, 1/3 कर लूं, मैं इसका अगर 1/3 कर दूं तो इसका भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा और इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या देगा, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2I2, और इसी को मैं बोलता हूं K1। तो जो K3 की पावर 1/3 है, यही आपका आएगा जी K1। तो यहां पे आपको K3 निकालना है, K1 पता है, तो सर K1 का क्यूब करना है, 55.3 का क्यूब। देख लो जी, कर लो तसल्ली एक बार। ठीक है, हो जाएगा। यस, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, इसमें एक सवाल मैं और करवा देता हूं आपको। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं फॉर द रिएक्शन ए से बी, अगेन बी से सी, अगेन सी से डी, मैं आपको ये रिएक्शंस दे रहा हूं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 K2 K3, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होगा, अभी मैंने पूछा भी था। ठीक है, बट यहां पे मैं अब उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने इसका वैल्यू दे दिया 1 3 5, और मैं इसका K4 वैल्यू पूछ रहा हूं। आंसर बताना जरा। बताओ, द करेक्ट आंसर विल बी, बताना जी। सिखाऊंगा श्रुति, अभी अभी सिखाऊंगा। जो थर्मोडायनामिक एंटिटी है ना, जो हेडिंग लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये जो मैं हेडिंग आपको स्टार्टिंग में बता के आया था, दैट इज रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद थर्मोडायनामिक एंटिटी, तो उसमें अपन सीखेंगे। इसका आंसर करो जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि सर जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर। कैसे आएगा अभी समझाया मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, राइट।
ठीक है जी। चलो, तो ये आपकी आज की कहानी थी, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक बार अपनी डीपीपी सॉल्व कर लेना, और जो भी आप कह रहे हो ना, एक क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहीं से अपन इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, इसको अपन कहते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन, इसको कहा जाता है वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसको प्रूफ करते हो आप, दैट इज के इक्विलिब्रियम को डेल्टा जी से रिलेट करते हो, ठीक है। और यहां से सवाल यही आता है, और ये काफी बार पूछा भी गया है जैम में, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स का कुछ ना कुछ रोल होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इसको पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। इसमें के इक्विलिब्रियम आप जानते हो, टेम्परेचर जानते हो, अगर डेल्टा एन जी दे दूं, सॉरी डेल्टा जी दे दूं, तो आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, बस यही सवाल आएगा, या के इक्विलिब्रियम से वो डेल्टा जी निकलवा सकता है। ये इसलिए बता दिया ताकि अगर सवाल होगा तो आप कर लेना। इस चीज को नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस। कंपेयर कर लेना निखिल मिश्रा। देख देख, केपी क्या होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केपी क्या होता है, के एन आर टी अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। दोनों को कंपेयर कर, तो क्या होगा, के सी इज इक्वल्स टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, एंड दैट शुड बी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी की पावर, सॉरी, अब इसको करना क्या, देख, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसकी पावर डेल्टा एन जी, इसकी पावर डेल्टा एन जी। अब एक ही बात है ना भाई, ये होल की पावर में डेल्टा एन जी है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं। अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। बचा क्या, के सी इज इक्वल्स टू के एन अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। अब अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब इस वैल्यू को तू डिवाइड कर रहा है, तो इसके आधार पे आंसर निकाल ले। दिखाना यार एक बार, कौन है भाई, निखिल मिश्रा, ठीक है। ऐसे रिलेट करके निकाल सकते हो। सर इक्विलिब्रियम कितने मार्क्स काइनेटिक्स है जैम में। ठीक है, चलो ओके। कितने मार्क्स की आती है, तो भाई इक्विलिब्रियम, केमिकल, आयनिक फेज, इससे कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं। तो सबसे बड़ा चैप्टर यही है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, बाय 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 बाय। हाँ डन, वहीं से करनी है।